तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 4। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ये भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आती हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। तो आज हम इन दोनों रिएक्शंस को बहुत डेप्थ में डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे ये दोनों रिएक्शंस की जो डेफिनेशन होती है और इन दोनों रिएक्शंस को समझना काफी आसान होता है, लेकिन इनके थोड़े कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो हमारे लिए समझना काफी जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ सकते हैं और कई बार एनटीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस कारण एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस समझना तो आसान है, पर इसके जो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्हें समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। तो पहले हम बेसिकली दोनों की डेफिनेशंस देख रहे होंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। पहले हम बात करेंगे किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो गौर से सुनना, डेफिनेशन में क्या बोलता हूं। ये रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं RXN। तो गौर से सुनना, मैं क्या इसकी डेफिनेशन बताता हूं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ हीट भी इवॉल्व होती है या इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है। तो अगर मैं आपको इसका एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं, तो मान लो मेरा एक सब्सटेंस है A, मेरा एक सब्सटेंस है B। ठीक है, इन दोनों सब्सटेंसेस ने कंबाइन करा या ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करे और इन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया C। तो जब ये एक नया सब्सटेंस बनाएंगे C, तो ये C के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करेंगे, जिसको हम कई बार ट्रायंगल साइन से भी डिनोट करते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करेंगे ये वाला प्रोडक्ट C बनाने के साथ। तो इन्हीं टाइप की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व कर रही है। ठीक है, हीट भी इवॉल्व कर रही है प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस कारण मैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता हूं। यहां नाम इसका देखो आप लोग, एक्सो, EX का मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो यहां क्या लिखा है? एक्सो, बाहर निकलना। ठीक है, और थर्मिक यानी हीट, और रिएक्शन तो रिएक्शन होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है या हीट का इवोल्यूशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। ठीक है, कुछ अच्छे एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला एग्जांपल क्या है जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर करा था, अगर आप लोगों को याद हो, स्लेक लाइम और क्विक लाइम वाली रिएक्शन, और साथ में व्हाइट वॉशिंग भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। तो वो रिएक्शन मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। क्या होती है वो रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म का मतलब आपको पता होगा शायद, और अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं। अगर मैं किसी भी चीज को पानी में मिला देता हूं तो मैं उसे उसी चीज का एक्वस सॉल्यूशन कहता हूं। ठीक है, मान लो मैंने एक सब्सटेंस लिया A, या मैंने एक कंपाउंड लिया A, उसको मैंने पानी में मिला दिया, तो मैं उसे कहूंगा, जो पानी में मैंने मिला के सॉल्यूशन बनाया, तो मैं उस सॉल्यूशन को कहूंगा कि वो सॉल्यूशन मेरा A का एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं उसे पानी में मिला चुका हूं। ठीक है, मान लो मैंने MgSO4 ले लिया, उसे मैंने पानी में मिला दिया, तो मैं उसे क्या कहूंगा कि वो मेरा MgSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने MgSO4 जो सॉलिड फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में था, उसे पानी में मिला दिया। ठीक है, तो ये होता है मेरा एक्वस। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं जनरली स्लेक लाइम भी कहता हूं। ये नाम थोड़े से आप लोग याद रख लेना, मुझे भी याद नहीं होते थे। ठीक है,
ये नाम थोड़े से आप लोग अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि मुझे ये नाम याद नहीं होते थे, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि इसे मैं स्लेक लाइन कहूंगा या इसे स्लेक लाइन कहूंगा। कई बार मैं इसे क्विक लाइन बोलता था और कई बार इसे क्विक लाइन बोल देता था, तो इसे थोड़ा नोट कर लेना। ये होगा मेरा, इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, क्विक लाइन। अच्छा, इस रिएक्शन में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वाली रिएक्शन भी हमारी काफी ज्यादा हीट इवॉल्व करती है। ठीक है, ये रिएक्शन मेरी काफी ज्यादा हीट इवॉल्व करती है, इस कारण मेरी ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 गिव्स 2 MgO सॉलिड। ये बैलेंस कर दी मैंने इसे। ठीक है, बैलेंस करना आशा करता हूं आपको आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है, हम इसे इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आप लोग थोड़ा गौर से देखो, ये वाली रिएक्शन भी मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि भैया आप तो पिछले लेक्चर्स में आपने हमें बताया था कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, मैं मैग्नीशियम को जलाता हूं, और मैग्नीशियम को अगर मैं जला रहा हूं तो यानी कि मैं इस रिएक्शन में तो हीट सप्लाई कर रहा हूं ना, इस रिएक्शन को मैं हीट दे रहा हूं ना, इस रिएक्शन से हीट बाहर थोड़ी ना निकाल रहा हूं। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुई? ठीक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुई, आप लोग ये सोचोगे। तो मेरा आंसर सुनो यार, मेरा आंसर थोड़ा ध्यान से सुनना। अब तक मैं आपको तब तक सिर्फ आधी सच्चाई बता रहा था इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर से पहले लास्ट लेक्चर्स तक मैंने आपको सिर्फ आधी ही सच्चाई बताई थी, पूरी सच्चाई इस रिएक्शन की मैं आपको अब बताऊंगा। असल में इस रिएक्शन में होता यह है कि हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैग्नीशियम को जलाते तो हैं, ये बात सत्य है कि मैं मैग्नीशियम को जलाता हूं। याद है एक्टिविटी 1.1 में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, यानी मैग्नीशियम को हम देते हैं कुछ अमाउंट ऑफ हीट। मान लो वो हीट मैं Q देता हूं, Q1 अमाउंट में हीट देता हूं। ठीक है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए या मैग्नीशियम को जलाने के लिए मैं इसे Q1 अमाउंट ऑफ हीट देता हूं या आग देता हूं। ठीक है, लेकिन जब ये रिएक्शन हो रही होती है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था एक व्हाइट डेजल कलर का फ्लेम निकल रहा होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही चमकीला सफेद रंग का फ्लेम हमें दिखता है जब ये Mg यहां जल जाता है। ठीक है, जलने के बाद तो जो वो फ्लेम होता है व्हाइट डेजलिंग कलर का जो वो फ्लेम होता है, वो फ्लेम भी कुछ एनर्जी रिलीज करता है। वो जो फ्लेम है वो फ्लेम भी हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज करता है। मान लो उस एनर्जी को मैं कहता हूं Q2। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने मैग्नीशियम को जलाया, बंसन बर्नर की मदद से मैंने मेरे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। ठीक है, तो मैंने मेरे मैग्नीशियम रिबन को हीट दी। ठीक है, और हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो मैंने मान लिया कि वो जो मेरी हीट एनर्जी है वो Q1 है। ठीक है, और जब मेरा मैग्नीशियम जलता है तो वो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। अच्छा, अब क्योंकि वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है तो वो भी कुछ ना कुछ हीट जरूर रिलीज करेगी। अब मान लो उस हीट को मैं मान लेता हूं Q2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मेरी Q2 वाली हीट होगी ना, ये मेरे Q1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। मतलब जो मेरी हीट इवॉल्व होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट गिवन। इस कारण मेरी इस रिएक्शन को ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता हूं। मैं मेरी इस रिएक्शन को ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता हूं। आशा करता हूं आपको इसका रीजन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो हीट रिलीज करती है ये रिएक्शन, अब हीट रिलीज किस फॉर्म में करती है, जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जलती है। ठीक है, जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है वो भी तो एक काइंड ऑफ आग है, और वो भी कुछ ना कुछ हीट तो रिलीज करेगी, और वो हीट भी क्या होगी, एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को Q2 माना, और वो Q2 जो होगा वो Q1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, इस कारण मैं मेरी इस रिएक्शन को ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहूंगा। तो ये है इस रिएक्शन की पूरी सच्चाई जो मैंने आपको अब बताई। इससे पहले वो आधी सच्चाई थी और आधा झूठ था, अब ये कंप्लीटली ट्रूथ है।
ठीक है, मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि जब ये मोमेंट आएगा तब मैं आपको ये रिएक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। बस इतना ही था। तो ये हो गया। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन is also an exothermic reaction। आप लोग पूछोगे क्या भैया ये वही वाला रेस्पिरेशन है जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है? मैं कहूँगा हाँ यार, ये वही रेस्पिरेशन है। और जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये रेस्पिरेशन रिएक्शन और रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है। जब हम हमारे बायो वाले पार्ट में एंटर करेंगे, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसमें हम रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है और रेस्पिरेशन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप इतना जान लो कि रेस्पिरेशन भी जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। थोड़ा सा और इसे समझा देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारा जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल मतलब हमारे खाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कुल मिला के हमारा फूड जो होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जब डाइजेशन के दौरान हम फूड अपने अंदर लेते हैं तो हमारा फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। हमारा जो फूड होता है, फूड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, हमारे फूड में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो सब ब्रेक होके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंस होता है हमारा। और जो ये हमारा सिंपलर सब्सटेंस होता है ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। ये जो सिंपलर सब्सटेंस होता है ये होता है ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी में होता क्या है कि जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज रिएक्ट कर जाता है किससे? अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। क्या होता है? C6H12O6। और किस फॉर्म में होता है ये? एक्वस फॉर्म में, प्लस O2, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये बेसिक, अच्छा आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि भैया आप ये क्या बता रहे हो। मैं आपको बेसिकली ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ कि रेस्पिरेशन के थ्रू हम जो ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन का यूज किस प्रकार होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, उस ऑक्सीजन का यूज किस प्रकार होता है हमारी बॉडी में, हम यहाँ ये देख रहे होंगे। तो हुआ क्या कि फूड बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ठीक है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में फूड गया, डाइजेशन के और हमारे फूड का जैसे ही डाइजेशन हुआ तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया। और वो सिंपलर सब्सटेंस क्या है? वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से जो हम इनहेल कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज से तो यहां बन जाता है हमारा CO2 एक्वस फॉर्म में, जो कि हम एक्सेल करते हैं, फिर जो कि हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, प्लस H2O प्लस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। इससे बहुत सारी एनर्जी भी निकल रही होती है और इसी एनर्जी का यूज करके हम हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी में जितने सारे फंक्शंस होते हैं वो सब परफॉर्म हो रहे होते हैं। जो भी हम भागने दौड़ने का काम करते हैं वो इसी एनर्जी की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। मतलब जो मेरी ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कुल मिला के बोलूं मैं तो जो मेरी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
और ये मेरी एक्सोथर्मिक और ये मेरी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो ये भी एक्सोथर्मिक दिख रही है मुझे, बस खत्म। ये हमें एग्जाम्पल्स में, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स में दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डेप्थ में पढ़ रहे होंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, जो कि बायो का पार्ट है, ठीक है। हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डेप्थ में समझ रहे होंगे, हमें पूरी फील गुड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल है। अगला एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल है हमारा द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल, जो सड़ी हुई सब्जियां होती हैं, उन्हें हम, कई बार आपने सुना होगा कि खाद बना दी, ठीक है। जो पुराने प्लांट्स होते हैं उनको बहुत दिनों तक रखा, सड़ा दिया और उनका खाद वगैरह बन गया, तो वो खाद वगैरह बनने में काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन डेड प्लांट्स को कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट में, ठीक है। उन डेड प्लांट्स को, या जो वो सड़ी हुई सब्जियां होती हैं, या जो कटी हुई, मतलब बची हुई सब्जियां होती हैं जो खराब हो जाती हैं, पकी हुई नहीं, बिना पकी हुई, ठीक है। वो सब्जियां जब बेसिकली सड़ती हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन सब्जियों को कंपोस्ट में बदल देते हैं, ठीक है। और जो ये रिएक्शन होती है ये भी मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर, और यहां वेजिटेबल मैटर की जगह मैं डेड प्लांट्स भी लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू कंपोस्ट is also an example of exothermic रिएक्शन। यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ये बस आपकी एनसीईआरटी की किताब में 2-3 लाइंस में दे रखा है, इसलिए मैंने भी एक बार आपको बता दिया, मैंने भी अपना धर्म निभा दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं एनसीईआरटी की एक भी लाइन ना छोड़ूं, इसलिए मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। और बल्कि एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जिसे सुन के फील गुड आ जाएगी आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना। पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, सुनना ध्यान से। द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे उस रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है, ठीक है, उस रिएक्शन को मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता हूं, ठीक है। मतलब जैसे मेरे दो सब्सटेंसेस हैं A प्लस B, इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए मुझे इन्हें हीट देनी पड़ेगी, तभी ये दोनों रिएक्ट करके मेरा सब्सटेंस बनाएंगे C। मतलब जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए मुझे उन्हें हीट सप्लाई करनी पड़ती है और तब वो रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं रिएक्शंस को मैं बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहता हूं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं क्विक लाइम को, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, मैं कई बार बर्न्ट लाइम भी कहता हूं, ठीक है। मैं बर्न्ट लाइम भी कहता हूं। क्यों कहता हूं बर्न्ट लाइम? क्योंकि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को जला के मेरे क्विक लाइम को प्रोड्यूस करता हूं। अगर आप लोग भूल गए हो तो एक बार दोबारा देखो रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको जब मैं हीट करता हूं, ठीक है, इसको जब मैं हीट करता हूं तो मेरा क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं या G से भी, ठीक है। तो
इसका मेरा कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको समझाया था व्हाइट वॉशिंग में भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं, या मार्बल भी होती है ये, और ये बर्nt लाइम भी होती है, और क्विक लाइम। इसको हम बर्nt लाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया है और फिर मुझे क्या मिला है, मेरा क्विक लाइम मिला है, तो इसलिए मैं इसे कई बार बर्nt लाइम भी कह देता हूँ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में उड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो तो गैस होती है। अच्छा ध्यान से देखो, यहां मुझे मेरे कैल्शियम कार्बोनेट को पहले जलाना पड़ा, मतलब मैंने मेरे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई करी और फिर जाके मेरी ये रिएक्शन हुई और मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने। मतलब ये रिएक्शन एक एग्जांपल है मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। और साथ के साथ अभी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, और ऑलमोस्ट सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करूंगा तो मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूंगा मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ठीक है। तो तब तक के लिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।